अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद मैं कोई अपडेट्स को लेके वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक्चुअली टर्की में लास्ट 5 से 6 महीने में हम लोगों ने काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं हर लॉ में, भले वो रेसिडेंस परमिट का हो या सिटीज़नशिप को लेके हो। उसमें से कुछ चेंजेस को अगर मैं गिनाऊँ तो सबसे पहले सिटीज़नशिप, जो टर्की की सिटीज़नशिप जो पहले $250,000 की इन्वेस्टमेंट पे होती थी, उसको उन लोगों ने $400,000 कर दिया। ये एक चेंज था। उससे पहले एक लॉ और था कि अगर आपको रेसिडेंस परमिट चाहिए तो आप किसी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट की कॉस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं थी, तो आपको रेसिडेंस परमिट मिल जाता था। टर्की ने फिर एक नया लॉ बनाया कि अब रेसिडेंस परमिट के लिए आप तभी क्वालिफाई होंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट उस रियल एस्टेट में अगर $75,000 से ज़्यादा होगी तब। इनिशियली पहले 1.5-2 महीने जब तक ये लॉ आया, जनरली जब भी कोई नया लॉ आता है तो उसके अंदर जो उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स होती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती। वो जब तक प्रैक्टिस में नहीं आता, ज़्यादा उसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, किसी को क्लियर नहीं होता। तो स्पेशली ये $75,000 वाला जो लॉ था, उसके अंदर वो लोग क्या फॉरेन एक्सचेंज रिसीप्ट कंसिडर करेंगे, एक्सपर्ट रिपोर्ट कंसिडर करेंगे, काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं थी, जिसके ऊपर अब 1-2 महीने बाद क्लैरिटी आ गई है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो ये जो रेसिडेंस परमिट का लॉ है, उसमें एक अभी चीज़ जो क्लियर हो चुकी है कि आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट जो है वो $75,000 के ऊपर होनी चाहिए। इनिशियली 1 महीने पहले जब हम लोग लॉयर्स वगैरह को भी पूछ रहे थे तो वो भी श्योर नहीं थे। 1-1.5 महीना पहले लॉ आने के बाद में इस पे क्लैरिटी आ गई कि आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट 75,000 के ऊपर होना चाहिए। इस कंडीशन में बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिन लोगों ने प्रॉपर्टी $75,000 के ऊपर ली थी और उनकी एक्सपर्ट रिपोर्ट 75 के नीचे की थी, और कुछ लोग ऐसे थे जो ट्रांजिशन में थे, जिनका टापू 10-15 दिन बाद ही हुआ था इस लॉ के आने के। तो वो 75,000 एंड अबाव की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रिपेयर्ड तरीके से आए ही नहीं थे। तो किसी ने $65,000 की प्रॉपर्टी लिया था। उन केसेस में क्या होगा क्लियरिटी नहीं थी। तो बेसिकली दोस्तों अभी ये है कि सबसे बेहतर तरीका रेसिडेंस परमिट के लिए, टू बी ऑन द सेफर साइड, आपकी पहली प्रॉपर्टी जिस पे आप रेसिडेंस परमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो पहली प्रॉपर्टी की एक्सपर्ट रिपोर्ट $75,000 के ऊपर होनी चाहिए। सबसे क्लियर और ट्रांसपेरेंट। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं तो क्या ये $75,000 दो प्रॉपर्टी के हो सकते हैं? तो नहीं, इसके ऊपर क्लैरिटी कि जो पहली प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप रेसिडेंस परमिट ले रहे हो उसकी एक्सपर्ट रिपोर्ट आप देख के ले कि $75,000 एंड अबव हो। अगर $75,000 एंड अबव है तो आपका मामला बहुत इजी और क्लियर हो जाता है। उस केस में ज़्यादा डीले या प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी $75,000 एंड अबव के लिए जाए, ये ज़्यादा एडवाइजेबल है। दूसरा, इन्होंने अब एक चीज़ उसके साथ में स्टार्ट की है कि जो प्रॉपर्टी ओनर है उसको तो फर्स्ट रेसिडेंस परमिट इन लोग 2 इयर्स की दे रहे हैं। जो उसके बच्चे हैं या वाइफ है, जो डिपेंडेंट्स है, उनको फर्स्ट एप्लीकेशन में ज़्यादातर हमने जो देखा है 2 साल की एप्लीकेशन के बावजूद भी 6 महीने या फर्स्ट एप्लीकेशन 1 साल की दे रहे हैं। उसके बाद में फिर जाहिर सी बात है आप उसको आसानी से रिन्यू कर सकोगे। किसी किसी केस में 2 इयर्स भी दे रहे हैं, किसी किसी केस में 1 ईयर भी दे रहे हैं। आप कौन सी गोचीदारी पे अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब कुछ केसेस ऐसे थे दोस्तों जिसने प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की थी लेकिन एक्सपर्ट रिपोर्ट 75,000 की नहीं थी। उस केसेस में बहुत सारे लोगों के लिए या एडवाइजेबल ये है कि वो रेसिडेंस परमिट जो है वो टूरिस्टिक बेस पे है। जैसे रेंटल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर टूरिस्टिक तरीके से आप अप्लाई करें। इन्होंने बहुत से केसेस में इनफैक्ट ये किया। हमारे 1-2 दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस हुआ ये कि उनकी 75 की वैल्यू के ऊपर नहीं थी, तो उन्होंने उनको कॉल किया गोचीदारी में और बोला कि आपको हम रेसिडेंस परमिट नहीं दे सकते, लेकिन आप इसको अप्लाई करके टूरिस्टिक बेस पे डाल दो
तो हम टूरिस्टिक बेस पे आपको 1 साल की दे देंगे। फिर उस 1 साल में 2-3 चीज़ें खुल जाती है। 1 साल के बीच में आप फिर से जब एक्सपर्ट रिपोर्ट कराएंगे तब पॉसिबिलिटी है कि वो उसकी एक्सपर्ट 75 एंड अबव आए। एक दूसरा, आप उस प्रॉपर्टी को बेच के कोई ऐसी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जिसकी कॉस्ट $75,000 एंड अबव हो। सो उन्होंने कुछ केसेस में लोगों को बोला कि आप अपनी प्रॉपर्टी के बेसिस के बदले अपनी रेसिडेंस परमिट टूरिस्टिक बेस पे कर दो तो आपको मिल जाएगी। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा कहीं कहीं रेयर केसेस में कि रिजेक्ट भी की आपने अगर रेसिडेंस परमिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी की अप्लाई की थी, और उन्होंने कहा कि आप वापस उसको रीअप्लाई करें टूरिस्टिक बेसिस पे, और फिर उनको अप्रूव किया। तो अब तो ये लॉ बड़ा क्लियर हो गया है कि जब आपको पता ही है कि $75,000 एंड अबव की एक्सपर्ट रिपोर्ट वाली प्रॉपर्टी होना चाहिए तो आप रेसिडेंस परमिट के लिए अबव $75,000 की प्रॉपर्टी ही ले। दूसरी एक चीज़ ये हो गई है कि इस्तांबुल में अच्छे एरियाज़ में, जो मैं बहुत ज़्यादा सबर्ब्स की बात नहीं करूँगा, अच्छे एरियाज़ में प्रॉपर्टी की कॉस्ट भी बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई है कि $75,000 के नीचे आपको कोई मुमकिन भी नहीं है कि $75,000 के नीचे अच्छी प्रॉपर्टीज़, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ की एज कम हो, वो मिल रही है। तो और दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि आप स्पॉट ऑन 75 की प्राइस टैग वाली प्रॉपर्टी ढूंढ भी नहीं पाते। आपकी कभी कभी एक्सपर्ट रिपोर्ट वैल्यू में भी डिफरेंस आता है। तो कोशिश कीजिए कि सबसे आइडियल ये है कि आप 5-7 हज़ार 10 हज़ार ज़्यादा का बजट रखें फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। रीज़न बीइंग कि आपको थोड़ा बफर होगा, तो एक्सपर्ट रिपोर्ट भी अगर मान लीजिए $2-3 हज़ार कम है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एकदम बेस लाइन की प्रॉपर्टी लेने से मेरा ख्याल है बेहतर होता है कि आप जब 75 डाल रहे हैं तो आप 5 से 10 हज़ार और डालें, लेकिन अच्छे एरिया में इन्वेस्ट करें, ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जिसकी बिल्डिंग की एज कम हो, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सबब में ना हो। तो बेहतर ये है कि आपको वैसे भी प्रॉपर्टी के ऊपर 10%, 7 to 8% प्रॉपर्टी के ऊपर सब मिला करके आपके एक्सपेंसेस चले जाते हैं, प्रॉपर्टी के टैक्सेस, आपको दूसरे कमीशंस और आपके रेसिडेंस परमिट के खर्चे वगैरह। तो आप अगर रेसिडेंस परमिट के लिए कोई भी यहाँ पे आना चाह रहा है तो ये जहन में पकड़ के चले कि अब आपको वो जो $75,000 का टारगेट तो दिया हुआ है, लेकिन वो पूरा करने के लिए आपको अमाउंट जो बजट लगेगा वो अब अप्रोक्सीमेटली $80,000 से $90,000 के बीच का आपको तैयारी होनी चाहिए कि आपकी सारे ये काम रेसिडेंस परमिट वगैरह सारे हो सके। दूसरा एक सबसे बड़ा आजकल टॉपिक चला हुआ है, लोग काफ़ी इसके बारे में बात कर रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है कि इस्तांबुल में और टर्की में, ठीक है, टर्की में स्पेशली इस्तांबुल में प्रॉपर्टीज़ के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, प्रॉपर्टी के काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन हो गए। अगर आप देखेंगे तो आखिरी 6 महीने में हमने देखा है कई कई अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन डॉलर टर्म्स, हम लोग हार्ड कैश की बात कर, हम लोग लीरा की बात नहीं कर रहे, लीरा में तो अप्रिशिएट होना बहुत आसान है। डॉलर टर्म्स में अगर बात करेंगे तो 30% आखिरी 6-7 महीने में कहीं कहीं अप्रिसिएशन आए, लेकिन ओवरऑल आखिरी 1 साल में 30-40% का अप्रिसिएशन देखा गया है। ये लोग, मतलब ऐसा है कि जो 1 साल पहले घर लेने की कोशिश कर रहे थे और अभी घर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो बजट में वो लोग पहले एक 3 बेडरूम या 4 बेडरूम का डुप्लेक्स ले सकते थे, अब उस प्राइसेस में 2 बेडरूम हॉल किचन मिल रहा है। तो काफ़ी लोग देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि शायद ये प्राइसेस वापस आएगी। इसके ऊपर हम लोग ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे। या बहुत सारे बोल रहे हैं कि एक बबल लग रहा है जो बर्स्ट हो सकता है और ऐसी चीज़ें। तो हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी है, रिसर्च है, कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये बबल है, ये बर्स्ट होगा नहीं होगा, इसके ऊपर हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि इस्तांबुल में ये प्राइस राइज है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि ये जो प्रॉपर्टी का मार्केट है, इन लोगों ने जो सिटीजनशिप का $250,000 से $400,000 कर दी, तो इसकी वजह से बहुत पैनिक बाइंग हो रही थी, जिसकी वजह से ये मार्केट में प्राइस राइज हुई है। तो दोस्तों एक चीज़ आप बिल्कुल क्लियर रखें कि फॉरेनर का जो इन्वेस्टमेंट है इस्तांबुल में, ठीक है,
रियल एस्टेट में वो आज भी 3% 4% के ऊपर नहीं है। तो 3-4% जो चंक है वो मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होता, स्पेशली जो अच्छे एरियाज है, ठीक है, वहां पे तो मतलब हमने 2-2.5% से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसका मतलब ये है कि 96% या 97% ये प्रॉपर्टी की मार्केट लोकल टर्किश पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। लोग इसको ऐसा अज्यूम करते हैं कि शायद सिटीजनशिप वगैरह के लिए जो बाइंग हो रही है, यहाँ के जो रेट्स में फर्क आ रहा है उसका फॉरेन बाइंग से कोई लेना देना ही नहीं है ये मेरे हिसाब से, क्योंकि 3% कोई मेजर शेयर नहीं है रियल एस्टेट में, और वो 3% शेयर भी पर्टिकुलर कोई कोई एरियाज में जा रहा है। लेकिन ओवरऑल इस्तांबुल की प्राइसेस अगर आप देखें तो जिस एरिया में दूर दूर तक कोई फॉरेनर ने लिया ही नहीं होगा, प्राइसेस की राइज तो वहां पे भी है। तो वहां पे क्यों ऐसा हो रहा है कि प्राइसेस बढ़ रही है या अप्रिशिएट हो रही है? दोस्तों, इसके लिए अगर आप जनरली देखेंगे तो इस्तांबुल में इन्फ्लेशन, टर्की में इन्फ्लेशन काफी है, फ्यूल प्राइसेस काफी ऊपर गई है, और इसके अलावा दुनिया में ज्यादातर जगह पे फ्यूल कॉस्ट पैंडेमिक के बाद से, स्पेशली ये प्राइस राइज का बेसिक रूट है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दुनिया की ज्यादातर जगह पे ऊपर गई है, सिर्फ टर्की एक जगह नहीं है। आप कनाडा में देख ले, डेवलप्ड कंट्रीज में देख ले, आप हर जगह पे देख लिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हर जगह ऊपर गई है। जिस भी सिटी में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जाने के साथ में डिमांड भी इंटैक्ट है, ठीक है, उस जगह पे ये प्राइसेस ऊपर गई है। ज्यादातर, आप कनाडा का एग्जांपल देख ले, ज्यादातर कंट्रीज में जहां पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर गई है और साथ में डिमांड भी इंटैक्ट है, उस सब जगह पे अप्रिसिएशन जनरली हुई है। अब ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो स्टील की कॉस्ट है, सीमेंट कॉस्ट है, आयरन कॉस्ट है, ये सारी जो चीज है, और ये ज्यादातर चीजें डॉलर से पेग्ड है, ये चीजें ऊपर जाने के साथ में टर्की का रियल एस्टेट भी ऊपर जाता है। और ऊपर जाने की वजह से यहाँ पे जनरली आप देखेंगे तो घर की डिमांड दिन ब दिन इस्तांबुल में बढ़ती जा रही है। वो डिमांड भी है और प्राइस भी अप जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस अप्रिशिएट होते जा रही। अब ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह मुझे नहीं लगता कि ये वापस आनी है, ठीक है, जिसकी वजह से, या इसमें कोई बहुत ज्यादा करेक्शन होना है जिसकी वजह से ये प्राइसेस वापस आएगी। अब इस्तांबुल की अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जनरली टर्की में यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। टर्की में भी जनरली एक कल्चर ऐसा है, जब भी कोई लड़का अपना घर बसाना शुरू करता है या शादी करना चाहता है, तो यहाँ पे एक कल्चर है कि वो पहले अपना घर लेता है, एक अपनी अलग जिंदगी स्टार्ट करता है, और ये नया जो कपल है वो अपने नए घर में रहना शुरू करते हैं। सो ये यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, इनफैक्ट नहीं के बराबर है। शादी होने से पहले जब तक उसका घर वगैरह नहीं होता, लड़का यहाँ पे शादी नहीं करता, ये कल्चर है। इस्तांबुल की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जिसमें यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इस यंग पॉपुलेशन की घर एक जरूरत है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंसिस्टेंट डिमांड है प्रॉपर्टीज की। तो होता यह है कि टर्किश पॉपुलेशन, टर्किश लड़का जब भी शादी करना चाहता है उसको एक घर चाहिए। तो मतलब जितने यहाँ पे लोग हैं वो हर किसी की घर जरूरत है। तो वो भले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जा रही है, प्राइसेस ऊपर जा रही है, वो भले लोन थोड़ा ज्यादा ले लेते या कुछ भी करते हैं, लेकिन वो घर लेते जरूर है। ये एक रीजन है जिसकी वजह से। दूसरी चीज ये है कि टर्किश लीरा डेप्रिशिएट होता है, ठीक है, तो लेकिन उसके अगेंस्ट में रियल एस्टेट अप्रिशिएट होती है। टर्किश लीरा का डेप्रिसिएशन भी एक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे रियल एस्टेट का प्राइसेस बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, लोग अपनी जो सेविंग है, अगर मान लीजिए जिसकी जरूरत नहीं है, किसी ने पैसे कमा करके किसी की सेविंग है, वो भी लोग टर्किश लीरा में रखेगा नहीं, क्योंकि टर्किश लीरा थोड़ा वीक होने का चांस है या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। इसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि
अपनी जरूरत नहीं भी है तो सेविंग भी है तो उसको पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। लोकल टर्किश भी रियल एस्टेट को सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानता है क्योंकि रेंटल्स अच्छे हैं। यहाँ पे जिसके पास 3-4 घर है तो वो आराम से रेंटल के बेसिस पे अपनी आधी जिंदगी तो गुजारा ऐसे ही कर सकता है। तो होता ये है कि रियल एस्टेट हर लोकल टर्किश भले उसकी जरूरत हो तो भी लेगा, एक्सेस मनी है तो भी इन्वेस्टमेंट वो रियल एस्टेट में ही करेगा क्योंकि वो लीरा में अपना पैसा नहीं रखना चाहेगा। ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से यहाँ पे अप्रिसिएशन होती जा रही है। ये जो फॉरेनर का जो शेयर है वो इसको थोड़ा और स्वेल जरूर करता है, थोड़ा हिस्सा जरूर है, लेकिन फॉरेनर के बाइंग से कोई मेजर मार्केट में करेक्शन ऐसा नहीं है कि अब कल से $400,000 हो गया और फॉरेनर कम आएंगे या कल को फॉरेन बाइंग बंद हो जाएगी तो टर्किश रियल एस्टेट में कोई बहुत ज्यादा फर्क आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप स्टैट्स देखें तो 97% बायर लोकल टर्किश खुद है, तो ये मुमकिन नहीं है कि फॉरेन मार्केट से इसके ऊपर कुछ फर्क आएगा। दूसरी चीज, ये फॉरेनर्स को भी दिन ब दिन ज्यादा क्यों अट्रैक्ट करते जा रहे हैं इतना महंगा होने के बाद में भी, क्योंकि इस्तांबुल के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से और वर्ल्ड के इस पार्ट में और इसके आसपास नेबरिंग जितनी कंट्रीज है, आज भी टर्की का रियल एस्टेट जो है वो इस सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आज भी काफी सस्ता है। आज भी आपको जो फॉर एग्जांपल आज आप देख रहे हैं कि रेसिडेंस परमिट के लिए $75,000 का घर लेना जरूरी है। अब ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इस्तांबुल की कंपैरिजन की कोई भी सिटी दुनिया में आप देख ले और हो तो बताए, आपको इस कोई भी सिटी में $75,000-80,000 $100,000 का घर नहीं मिलता। तो जाहिर सी बात है फॉरेनर्स को ये आज भी और आने वाले सालों में भी क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये प्राइस के कंपैरिजन में आपको दूसरी कोई भी सिटी जो इस स्टैंडर्ड की हो, जिधर मेट्रो, ट्रेन, ट्यूब, सी बसेस, हेल्थ केयर सारी चीजें हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी अफोर्डेबल हो, वहां पे आपको ये प्राइस में घर नहीं मिलता। तो डे बाय डे लोकल डिमांड भी बढ़ता जा रहा है, फॉरेन डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। ये सबसे बड़ा रीजन है जो इस्तांबुल के अंदर, और जगह नहीं है, नए मतलब बड़ा शहर है, ऑलरेडी आबादी बसी हुई है, जिसकी वजह से ये प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इस्तांबुल में सिर्फ फॉरेनर मतलब दूसरी कंट्रीज से आने वाले लोग नहीं, इस्तांबुल में जो टर्की के दूसरे हिस्से से फॉर एग्जांपल जो छोटे टाउन्स है, छोटे विलेजेस है, वहां से भी लोग हर दिन कितना लोग टर्की के दूसरे हिस्से से इस्तांबुल काम करने आता होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पीछे ये अताशेर का फाइनेंस सेंटर बनता जा रहा है जहाँ पे लाखों में लोग यहाँ पे जॉब के लिए आने वाले हैं। ये खुलने की वजह से हम लोग देख रहे हैं दिन ब दिन दूसरे छोटे शहरों से लोग इस्तांबुल, टर्किश लोग दूसरे छोटे शहरों से इस्तांबुल माइग्रेट हो रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, जिसकी वजह से रेंटल्स और प्राइसेस इस्तांबुल में बढ़ते जा रही है। इसके बेसिक्स जो है इस्तांबुल के रियल एस्टेट के वो बड़े स्ट्रॉन्ग है। ये जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉसिबिलिटी है कि नियर फ्यूचर में इस्तांबुल की रेसिडेंशियल प्राइसेस में कोई भी करेक्शन होगी। बल्कि यहाँ पे आने वाले 1-2 साल में अगर इस्तांबुल के आपकी एरियाज की सिलेक्शन सही है तो मेरा ख्याल है आने वाले सालों में जो अप्रिसिएशन आपने पहले देखी है उससे भी ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।